रिटेल में एफडीआई पर इस वक्त भी लोकसभा में चर्चा हो रही है और आज 184 के तहत इस बहस के खत्म होने के बाद 6 बजे के आसपास वोटिंग भी होनी है। सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा सत्र में शीतकाल में, उसमें यदि तृणमूल कांग्रेस मजबूती से हम लोगों से नहीं रुक रहा था और तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उसे हमारी रोकने में मदद की। और मैं निवेदन कर दूं आपके माध्यम से कि आज की जो बहस हो रही है वो मैं मानता हूं मैं कि सरकार वाजिब है। सरकार इस सवाल पर जो कपिल सिब्बल जी ने कई बार यहां भाषण दिया, लेकिन कल जो बोले मैं मानता हूं कि उनके मुंह से सच ही सच निकला। नए पूरा सदन ही हिंदी में बोला। वो बाहर इनको खबर मिल गई है कि इनकी जो भाषा है वो दिल्ली के साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में सुनी जाती है। दिल्ली के कुछ सीमित लोगों में जो भाषा चलती है उसने भी देश को बहुत बर्बाद किया। बहुत बड़ी लंबी बात नहीं है। बहुसंख्यक समाज किसानों का आपकी जीडीपी में 16.6% देता, और ये जो खुदा व्यापार में लगे हुए लोग वो आपसे रोजगार नहीं मांगते। आपसे ये वो नागरिक हैं इस देश के जो हाथ नहीं फैलाते, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से इस देश की जीडीपी में 12.4% ऐड करते हैं। और ये लोग लगभग जो है वो 85% लोग। देश 85 है या 15%। जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके बारे में कपिल सिब्बल जी ने कल बड़ी जोरदार बात कही। मैं जिस पक्ष के लोगों ने बोला है वो मानता हूं कि देश की जनता के पास खबर चली गई है कि क्या सवाल इधर का है, क्या सवाल आपका है। आपने कहा कि वॉलमार्ट में, केयरफोर में एंड टेस्को इसमें सिर्फ साइकिल वाले कहां जाएंगे? अरे स्कूटर वाले कहां जाएंगे इसमें? मैं आपसे कहूं कि हमने इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक भारतवर्ष है जो 20 वर्ष में मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कपिल सिब्बल साहब, हमारा आपके बीच में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं। एक बात का अंतर है कि आप 2 भारत बना दिए। एक भारत की आपको चिंता है, आपको बाजार की चिंता है। आपने कल व्यथा कही कि बाजार तो चौपट हो गया है। यह शब्द नहीं कहा आपने। शेयर मार्केट की भी नहीं, जीडीपी, अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा यह सरकार जीडीपी के लिए, जरूर जीडीपी के लिए होना चाहिए चिंतित। मैं कहा नहीं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। मैं बाजार के बारे में मानता हूं कि दुनिया के बाजार और दुनिया को मिलने से अब रोक नहीं सकती। यह देश भी 5000 वर्ष का इसका बाजार है। यह जान लेना कि यह सभ्यता और चीन की सभ्यता दुनिया की बहुत पुरानी सभ्यता है। यह भी जान लेना कि कभी यह देश इतिहास के सबसे ऊंचाई पर था। आज हम देश के या दुनिया की सबसे ज्यादा हम नापते हैं जीडीपी से, हम नापते हैं इंपोर्ट से। मापना चाहिए। हम नापते हैं रुपया ऊंचा बढ़ा के नहीं डॉलर के मुकाबले, लेकिन रुपया थमता नहीं, नीचे गिर रहा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो आपका, जिसकी बड़ी तारीफ में आप बोल रहे थे, वो तो घट रहा।
और आपने भाजपा चिंता रखा है कि बाजार ठप हो गया है, ये सब चीजें बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है, और अर्थशास्त्र को, इकोनॉमी को बचाना है। तो इकोनॉमी जो है वो 85%, जो 85% लोग इनके ही सर पे होगी। आपको बाजार से किसी ने रोका, न्यूले डील पे रोका था हमने, और ये जो एफडीआई है इस पे हमने रोका। आप ठीक रहे थे, सुषमा जी ने जो बात कही, लेकिन आप जो है वो ठीक से सच नहीं कहे उसमें। हम यदि आपकी सरकार गिराना चाहते तो तृणमूल कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, हमने क्यों नहीं गिरा? क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? सरकार गिराने में हम एक बार औंधे मुकर गए। अब पता नहीं किसे गिरे, क्या गिरे, उस पर बहस जाऊंगा, झगड़ा होने लगेगा। लेकिन हम खुद खड़े खड़े यहां, और मुझे मालूम था कि न्यूक्लियर डील जो है वो आपके आने वाला नहीं है, वो अमेरिका भाग गया। अरे इस मामले में नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि शर्तें ऐसी कड़ी मत लगाओ, है ना, हमको कमाने दो, कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर हमको भागने दो। इसी तरह से हम तो फेल हो गए। हम क्यों चाहते कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आए? आप कह रहे थे कि वहां बैठना चाहते हैं, इच्छा तो हमारी है बैठने की, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं जैसे कोई आपकी इच्छा नहीं है। आप खाट बैठेंगे क्या? आप तकत चाहते हैं क्या? अरे राजनीति में हम कोई सन्यासी थोड़ी है। हम कहां कह रहे हैं कि हम वहां नहीं बैठना चाहते, लेकिन हम कोई गलत तरीके से नहीं बैठना चाहते। गलत तरीके से बैठते तो तृणमूल कांग्रेस के नो कॉन्फिडेंस मोशन पे आपके साथ खड़े हो जाते। इनके हम लाते, हमने अकेले एफडीआई के मामले में आपको कहा कि नहीं। कपिल सिब्बल जी वो चले गए, मनमोहन सिंह चले गए, सोनिया जी चली गई। मैं सोचता था कि आज मेरी बात वो जरूर सुनते। हाँ बता दे तो अच्छा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम आपको गिराना चाहते तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के में जरूर साथ देते। ये नाराज हुए हमसे, ये बात करना बंद कर दिए। ये जो मुखर्जी है, क्या बनर्जी, ये हमको नमस्कार नहीं ले रहा। कल्याण बनर्जी ये अपना ही कल्याण करना चाहता, हम सबका नहीं करना चाहता। ये आपका जरूर किनारा लगाना चाहता था। हम भी ना किनारा लगाना चाहते। हम कहां चाहते हैं? हम जितने जल्दी चाहें उनको हटाना चाहते हैं आपको, लेकिन हटा नहीं पा रहे। तो देश बचाने के लिए हमने कहा कि एफडीआई जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो एक खेती है जिसमें रोजगार है और एक ये खुदरा व्यापार है। कपिल सिब्बल जी, मैं शहर में भी रहा और गांव में भी रहा। मैं जब गांव में छिट्टी में जाता था तो मुझे वो टोकरी वाली फल लेकर के आती हुई सब्जी वाली दिखती है। सड़क पर जो है वो अमरूद जो है वो हरे पत्ते के साथ बिकते हुए, आम जो है वो हरे पत्ते के साथ बिकते हुए। लोगों ने 4 करोड़ कहा है, बिल्कुल गलत बात है। हमारे देश में हम गरीबों की संख्या नहीं पता लगा पाए, इसलिए खुदरा व्यापार के लोगों की संख्या को हम ठीक नहीं लगा पाते। ये 5 करोड़ लोग, ये रोज कमाते हैं, रोज उठते हैं और पेट का और भूख का जो पहिया है उससे बंधे रहते हैं। आप क्या चाहते हैं? ये बाजार जो है वो आता जरूर, लेकिन इस देश के सारे देश को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए, इस देश का पुरुषार्थ जगाने के लिए। लेकिन बाजार जब से आया है 2,75,000 किसान आत्महत्या कर लिया। अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के इतिहास में भूख से मौत हुई है, लेकिन आत्महत्या करके किसान सबसे ज्यादा सहने और बर्दाश्त करने वाला लोग है, जो हर तरह के मौसम में अपना जीवन जीता है, लेकिन मरने के लिए, आत्महत्या के लिए तैयार नहीं होता था। आपका बाजार के लिए 20 साल से आप कर रहे हो। कपिल सिब्बल जी, सरकार के लोगों,
आपने सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को संपन्न बना दिया है, जिनके लिए वॉलमार्ट लाना चाहते हैं। वॉलमार्ट यहां सेवा करने नहीं आ रहा। कमलनाथ जी, वॉलमार्ट सेवा करने नहीं आ रहा। मैं नहीं मानता कि सेवा कर लेना, कमाने के लिए वो आ रहा है। विन विन सिचुएशन है। जरूर आप लाइए सब तरह से। आप इन 85 करोड़ के रोजगार को हाथ डालने की जगह किसी चीज में भी लाइए। मैं बाजार के खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ये बाजार दुनिया को, यूरोप को और अमेरिका को मजबूत करता है। 500 साल में, 400 साल में उन्हें ये बहुत खूबसूरत कमल उगाया है यूरोप और अमेरिका। आप भी कमल उगाना चाहते हैं देश में, दुनिया में? अरे कमल कीचड़ में पैदा होता है। आप कमल कीचड़ में पैदा होता है। आप कपिल सिब्बल साहब कल कह रहे थे कि कार वाले जाएंगे वहां। अरे कार वालों को सब्सिडी दे रहे हो आप डीजल में। अरे आप क्यों मुंह बना रहे हैं? सब्सिडी दे रहे हो डीजल में। डीजल में सब्सिडी दे रहे हो। जितनी किसान को देते हो उतनी आप एसयूवी में दे रहे हो। ये जयपाल रेड्डी बैठे हैं, इनकी गर्दन दे करके आपने बाहर निकाला। इसी बाजार के लिए निकाला आपने। आप इतना ही इसको मना करिए, लेकिन जो सच्चा है, जो देश बनाता है, उसे आप धक्का मारते हो। हमको भी आप कमलनाथ, ये आप जीत सकते हो इस मोर्चे पे। मोर्चा जीतोगे, संग्राम नहीं जीतोगे। अंतिम लड़ाई हमारी होगी और हमारी जीत होगी। हम इस सरकार को एफडीआई रोक नहीं करोगे तो इस सरकार का रोग वेग करेंगे। ये संकल्प है हमारा, ये संकल्प है हमारा। और हम आकर के यदि इसी तरह का गुनाह करेंगे तो जो आपकी दुर्गति वो हमारी दुर्गति है। आपने कहा ना कि हमने बहुत से काम किए जिनकी याद दिलाई, तो हमको सजा मिल चुकी है। सुषमा बैठी अपोजिशन में, अडवाणी जी बैठे थे, वो प्राइम मिनिस्टर थे, शरद यादव थे, कहां बैठे? अब सिर्फ हम आपको कुछ नहीं है, हमारे पास गोली भर है। और याद रखना, बोली से दुनिया चल रही है, गोली से नहीं चल रही। आप जबरदस्ती कर रहे हो, आप जबरदस्ती कर रहे हो। और भारत बंद हुआ तो डीएमके हमारे साथ थी, वो चले गए डीएमके वाले। ये मायावती का दारा सिंह जी भी साथ था, लालू नहीं थे। ये तो कह रहा है मिठाई पे मक्खी रखती, और मक्खी भाग जाएगी, बार आएगा, मक्खी भाग जाएगी। ये मुलायम सिंह जी हमारे साथ थे। और निश्चित तौर पर भारत बंद में जब हमारे साथ थे तो हमारे मन में लालच था कि एफडीआई तो वापस हो जा। नो कॉन्टेस्ट मोशन नहीं ला रहे थे, एफडीआई वापस करना चाहते। अभी आप 184 पे हम वोट नहीं कराएंगे, वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। और जो आपने कहा था प्रणब मुखर्जी के माध्यम से, वो नेता सदन थे, नेता सदन भी चले गए, मनमोहन सिंह जी भी चले गए, हम भी चले जाएंगे। और यदि आप रहेंगे तो ऐसी हालत बुरी होगी जो कल भाई मुलायम सिंह कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को कभी इतना बड़ा धक्का नहीं लगा था जैसा एफडीआई के मामले में आपने छेड़ा है। याद रखना, हिंदुस्तान 1700 ईस्वी तक दुनिया के सबसे बड़े बाजार के सिरे पर था। आप मेरी बात को जरूर कर लीजिए। आपके जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो फिर कभी आधा घंटे की डिबेट कर लीजिए। मैंने गहराई से इस देश के पतन को और इस देश के उत्थान को काफी गहराई से कोशिश की है। मैंने कहता संपूर्ण जानकारी मिल गई है। आपका फर्स्ट सेंचुरी में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड जीडीपी वाज 32.9%। चीन और भारत के बीच में मुकाबला था 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में इट वाज 24. क्या हो गया?
अरे नहीं छोड़ो, अरे भाई हम अकेले निपट लेंगे, क्या बोल रहे हो। ये 1500 ईस्वी में it was 24.5%. At the second position, the first position was of China at 25%. In 17th century, India was again at the first position, that is at the 24.4%. और आज जो है वो 64 साल की सरकार के बाद जीडीपी जो है वो टुडे आफ्टर 65 years brought down country GDP to 5.5 लिखा था और घट गई। मैं आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं कि कपिल सिब्बल साहब, आपके पास प्लानिंग कमीशन है, आपके पास बहुत अर्थशास्त्री, कभी 1 घंटे की बहस करा लीजिए। हिंदुस्तान दुनिया के शिखर पर था, चीन और हिंदुस्तान, मुकाबला हमारे उनके बीच में था। जब शरीर का पुरुषार्थ था तो दुनिया में आगे थे। हाँ, हमारे समाज की विसंगति ने इस देश में विज्ञान की डेथ कर दी, आविष्कारों की डेथ कर दी। आविष्कार की मृत्यु हो गई, यहां आविष्कार नहीं हुआ। यूरोप का कमाल है कि सारे आविष्कार वहां हुए और उस आविष्कार के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद ये बाजार है वो चौपट और बर्बाद हुआ। ये वेस्ट इंडिया को लाने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं कह रहा हूं ईस्ट और वेस्ट मेल से आगे बढ़े। इंसानियत का जज्बा दोनों के अंदर होना चाहिए। बाजार का मतलब ये नहीं है कि मैं भी लूटूं और तुम भी लूटो, तो जो तना है, जो कमजोर है, वही लूटेंगे ना। हजारों बरस में इस देश में यही हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद कि जो गरीब है, जो हाथ से काम करता है, इस देश के हाथ के कमाल में यह था कि दुनिया के वेस्टर्न एशिया और वेस्टर्न यूरोप में हमारा बाजार जो है वो चारों तरफ फैला हुआ है, चीन और हिंदुस्तान का। लेकिन उस समय विज्ञान का, आविष्कार का इतना खेल नहीं था। हमारे सारे युद्ध हमने विज्ञान पे हारे हैं, सारे युद्ध हमने विज्ञान पे हारे हैं। दुनिया में इससे बड़ी त्रासदी कभी नहीं रही। एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त ने हमलावर के घुटने टिकवाए थे, इसके बाद कभी ऐसा मौका नहीं आया। अरे भाई, क्यों आप एकदम साथ बोल देते हो? हमको टोकोगे तो बात बिगड़ जाएगी, हम आपको टोकेंगे? हम तो किसी को टोकते नहीं, आपको मालूम, सीधे बैठते। सीधी बात मैं कह रहा हूं, क्यों ऐसा हुआ? ये 85% लोगों को हमने जब से कमजोर किया है, भारत कहीं नहीं टिका। हमलावर आया है, हार के नहीं गया, लूट के गया। जिसके मन में आया वहां राज किया, जिसके मन में आया वहां राज किया। मैं नहीं कह रहा कि जो राज करने वाले वो देशी और विदेशी है, मैं नहीं मानता इसको। हमारा भगवान का रंग सांवला है। इस देश के जेनेटिक साइंस में सांवला भी पैदा हो सकता है, लेकिन जो दूसरे बाहर से आ गए लोग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रंग की चमड़ी से नहीं, कल एक दिन ऐसा आ सकता है कि आप एफडीआई चमड़ी में भी लिया, कहे कि नहीं हम सांवले हैं, गोरे कर दो, माइकल जैक्सन जैसा गोरा हो जाएंगे। ये कहां चल रहा है? को सभ्यता से इतना क्यों पसर गए हो, क्यों सोसर हो गए हो? अरे महात्मा जी ने अपने पुरुषार्थ पे खड़े होकर के दुनिया को ये दिखा दिया कि गोली मारने से गोली खाना, गोली मारने वाले के लिए एक छटाक कलेजा चाहिए और गोली खाने वाले के लिए 1 टन कलेजा चाहिए। ये महात्मा जी ने दुनिया को बता दिया। क्यों हम अपनी ताकत को, मैं कह रहा हूं कि अपनी ताकत को, आपने मिनरल्स 87 मिनरल्स है देश में, 87, दुनिया का 3 नंबर का देश है ये। आपने आयरन और मिट्टी के दाम भी नहीं बेचा, फोकट में बेच दिया। आप अपने यहां के जो मिनरल्स हैं, जो हिंदी में खनिज पदार्थ हैं, वो कहां तेल और कहां आपको तंग करता।
कहां ये जीडीपी आपकी कैसे नहीं बचती, बाजार कैसे नहीं बचता, आपका घाटा कैसे नहीं बचता। आपने अपने यहां जो ताकत है, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसके बारे में कभी सोचा नहीं। WTO में या दुनिया के किसी फोरम में आपने ये नहीं कहा, आपने दुनिया के किसी फोरम में नहीं कहा कि आप सामान के लिए तो दुनिया में सब तरह का बाजार तैयार कर रहे हो, लेकिन इंसानों की आने जाने पर इस तरह की रोक क्यों लगा रहे हो। हमारा ड्राइवर यहां 4,000 5,000 में गाड़ी चला देता है, और अमेरिका का ड्राइवर यदि ज्यादा में लेता है तो हमारा ड्राइवर वहां जब चलाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। हमारा रसोईया कितनी पैगा लेता है, कितनी तनख्वाह लेता है, और वहां का रसोईया, अरे भाई ये कोई गजब बात है। मैं सोचता हूं कि महात्मा जी होते तो ये भी रास्ता निकालते। ये नहीं कह रहा कि इधर से उधर चले जाओ, रोक लगाओ, लेकिन इंसानों पर रोक कैसे लगाओगे आप? इंसान और आदमियों पर रोक कैसे लगाओगे आप? सामान के लिए तो खुला करना चाहते हो देश को, बाजार को। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम वहां भी नहीं आना चाहते। जनता ताकत देगी तो जरूर वहां आएंगे, नहीं तो नहीं देगी तो फिर यहीं बैठेंगे। बहुत वर्षों से बैठे हैं, बहुत वर्षों से बैठे हैं, और कभी कभी हमको भी लगता है कि हम लोग यहां खड़े रहे और देश नहीं बन पाया। 65 बरस में किसान, मजदूर जो मेहनत करता, पसीना बहाता है, पसीना बहाता है, वो तबाही और बर्बादी के कगार पर लेते गए। आप क्यों नहीं सब चीज में लाते हो? सब लोगों ने कहा, ये सुषमा जी ने कहा, कौन कहता है हम बाजार वाले हैं, बाजार के खिलाफ हैं, बाजार को रोक भी नहीं सकते। आपका बाजार 5,000 वर्ष पुराना है, वो बाजार कितने बरस का है, और वो बाजार विज्ञान और आविष्कार पे आगे बढ़ गया, और इतना आविष्कार किया कि वो आकर के यहां सारे 350 राज्य जो है वो 3.5 महीने में जीत लिया। 3.5 महीने में आप वो बंद हो गया। अब उन्होंने नए तरीका निकाला। अब आपको मालूम है, आपके बारे में सारे अखबारों में कितना सर्टिफिकेट दे रखे हो। आपने FDI जो है वो रिटेल में रोका, इसके ऊपर आपको रोज कह रहे थे कि आप खत्म, ये खत्म, आपका वो खत्म, अखबार लिख रहे थे। आप चिंतित हो गए, आपके मन में फपोड़ा पड़ गया, और उनके जब से आपने FDI लाए हो वो आपके हर तरह से प्रसन्न हो गए। ये कह रहे थे सुषमा जी के वो बाराक ओबामा जाता है, वो छोटी दुकान जा रहा, वहां छोटी दुकान जा रहा, यहां बाजार खोलना चाहता। ये गजब बात है भाई, है? तो आप एक बात जान लीजिए, आपने बहुत कल वाजिब बात कही। अंत में कहना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल ने सबके भाषण तो ठीक है, कपिल सिब्बल ने सरकार का जो एक्सरे किया है, जो पर्दा उठाया है कि सरकार किस लाचारी में, रुपया डूब गया, एक्सपोर्ट घटे रहा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीचे चला गया, जो घाटा है वो बढ़ते जाएगा, और ये जो है वो इस रास्ते से आ जाएगा, उसमें रोजगार आएगा। ये 40 लाख, अरे भाई 65 बरस से आप किसान के भजन कर रहे हैं, आप ही नहीं हम भी कर रहे हैं। 65 बरस से हम लोग गरीबी हटाओ, आम आदमी की सरकार, हम इंडिया साइनिंग कर रहे हैं, नहीं हुआ साइनिंग। नई गरीबी की जिंदगी बदली, किसान की जिंदगी जैसी खड़ी पहले थी वैसी आज है। ये आजादी किसान और मजदूर के हक में नहीं खड़ी हुई, ये आजादी तो आज यहां जाके खड़े हो गए कि हम टिस्को को और वॉलमार्ट को यहां दोस्त बना के लाना चाहते और कार वालों को बजा देना चाहते। हमने 2 देश बना दिए, एक देश पैदल चलता है, एक देश साइकिल पे चलता है, एक देश दिन भर कमाता है और दिन भर खाने के लिए जीता है, और एक देश मौज मस्ती, होटल अलग, ट्रेन अलग, खाना अलग, बोरी अलग, हर चीज अलग है उसकी। ऐसा भारत मत बनाओ, ये विकलांग भारत होगा।
और विकलांग भारत कभी भी दुनिया में मुकाबला नहीं कर पाएगा। इस विकलांग भारत को मत बनाओ। और मैं कहना चाहता हूं अपने मित्रों से जो भारत बंद में भी साथ हैं, अंत में अपनी बात को कहना चाहता हूं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्यास। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्यास। तो जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो ये सदन में इतिहास का एक मौका है। सारे सदन में कहना चाहता हूं, इतिहास माफ नहीं करेगा जो तटस्थ रहेंगे। इतिहास माफ नहीं करेगा यदि बहुसंख्यक समाज के लोगों का जो तबाही होने वाली, बर्बादी होने वाली। हाँ, और मैं आपसे फिर अंत में कह दूं कि ये तो मोर्चा है कपिल सिब्बल जी, कमलनाथ जी, ये मोर्चे पे हो सकता है तुम जीत जाओ, हम हार जाए, हम जीत जाए, तुम हार जाओ। मैं इतने ही कहना चाहता हूं कि भारत बंद के मोर्चा भी एक था, एक ये मोर्चा लगाया है। ये लोग जो टीवी वाले घटा बढ़ा रहे हैं का कोई मतलब हमारे दिमाग में नहीं। हम पहले से कहा सरकारें गिराएंगी, गिरा के देख लिया हमने। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस पर बैठ करके जो आपने वादा किया था फिर से सलाह कर लो, फिर से सलाह कर लो। और सलाह करके यदि इसको वापस नहीं करोगे तो हमारा नहीं, हमारा और आपका इतिहास तो बंधा हुआ है। आने वाले देश का भविष्य हमारी मानता है, हमारी पक्का यकीन है कि देश का इतिहास इससे और तबाही और बर्बादी तक जाएगा, गरीबी और गुर्बत और नीचे जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवजी महाराज।